नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, ठीक है। खासकर आपके लिए यूके SSS जो करवा रहा है आपका LT एग्जाम सहायक अध्यापक, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाग 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा भाग नंबर 6 है, जिसमें हम उत्तराखंड के जल स्रोत एवं सिंचाई संसाधन के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होगी, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जितना भी की पॉइंट आपके लिए बनने वाला है उन सभी को हम एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका MCQs लगाएंगे, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आइए जुड़ जाइए और वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप हमारे सपने को भी साकार कर सकें, ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे, दृढ़ शक्ति, इच्छा, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड के जलों के बारे में, जल के बारे में, सिंचाई संसाधन के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां कई नदियों का उद्गम स्थल विद्यमान है, ठीक है। जैसे आप, ठीक है, गंगा, यमुना, ठीक है, और कौन कौन सी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, भागीरथी, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, लक्ष्मण गंगा, शारदा होगी, काली गंगा होगी, ठीक है, आसन हो गया, गिरी हो गया, बैराज होगी, ठीक है, गौला होगी। तो अनेक नदियों का क्या है, ये संगम स्थल यहाँ है, ठीक है। यहाँ गंगा, यमुना तथा काली आदि नदियों का नदी तंत्र है। 3 नदियों का नदी तंत्र मिलता है। पहला गंगा नदी तंत्र, ठीक है, दूसरा यमुना नदी तंत्र, तीसरा काली नदी का नदी तंत्र मिलता है, जिसमें कई सहायक नदियाँ शामिल है। इसमें भी भिन्न भिन्न क्या है, सहायक नदियाँ शामिल हैं। उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, राज्य की प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना तंत्र की सहायक नदियों की बात करें तो ये जो यमुना तंत्र है कहाँ से निकलती है, यमुना का उद्गम स्थल आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो उसकी सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा हो गई, हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, ठीक है, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंसगिरी, आसन आदि क्या है, यमुना तंत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गंगा तंत्र पूछेगा कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल गोमुख, गंगोत्री, ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, नयार, नाथ गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोन हो गया, चंद्रभागा हो गया, रतमऊ, सुलानी, बाण गंगा आदि इसकी क्या हैं, सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखो, अलकनंदा, भागीरथी कहाँ, देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग का संयुक्त रूप आगे बहता हुआ गंगा के नाम से जाना जाता है और सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा के उपतंत्र पूछेगा तो उपतंत्र में भागीरथी आता है, जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं, रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, केदार गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा के नाम से, सिया गंगा, भिलंगना आदि गंगा के उपतंत्र भागीरथी से संबंधित है। दूसरा पूछेगा गंगा की दूसरी उपतंत्र है कौन सी, अलकनंदा है, ठीक है, जिसमें लक्ष्मण गंगा हो गया, ठीक है, सरस्वती, विष्णु गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, बालकिल्य हो गया, बिरही गंगा जिसे बिरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, शीर गंगा, ठीक है, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि क्या हैं, गंगा की उपतंत्र अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गंगा के उपतंत्र में नयार की बात करूं तो पश्चिम एवं पूर्व नयार आदि इसमें आते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है काली शारदा का तंत्र आता है, जिसमें कुठियांगटी हो गया, ठीक है, कुठियांगटी हो गया, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि शामिल है, ठीक है। देखो, फिर काली के भी उपतंत्र होते हैं, जिसमें क्या, सुंगुम, चुंबा, निरकुट, थुमका आदि आते हैं, ठीक है। काली की उपतंत्र पूर्वी धौली गंगा के अंतर लिस्सर दारमा, नान दारमा, शोल्यांगटी, कुचचित आदि नदियाँ आती हैं, ठीक है। और काली की उपतंत्र गौरी गंगा की बात करूं तो सुन कल्पा या क्या, रालम हो गया, ठीक है, जिसे क्या,
रमलगाड़, ठीक है, मंदाकिनी और क्या गुनखा गाड़ आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काली की उपतंत्र सरयू में गोमती, पूर्वी रामगंगा, पन्नार आदि शामिल है। तो ये हमने क्या गंगा नदी तंत्र, ठीक है, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र के जो सहायक नदियां हैं, उपतंत्र सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। अब जानेंगे प्रमुख परंपरागत जल स्रोतों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे लन्नर अगर यहाँ गाँव से, ठीक है, ग्रामों से, क्षेत्रों से, दुर्गम क्षेत्रों से निवास करते हैं तो आप नौले से भरी भारी परिचित हैं, ठीक है। यह पेयजल की उपलब्धता हेतु पत्थरों से निर्मित एक ऐसी संरचना होती है जिसमें सबसे नीचे एक वर्ग फुट चौकोर शिलानुमा क्रमबद्ध पत्थरों की पंक्ति होती है जिसे पाटा कहते हैं। नौला आप सभी जानते हैं, नौला की बनावट, नौला बोलते ही आपके मस्तिष्क में उसकी स्कीमा बन गई है, ठीक है। तो देखो यह पहाड़ी, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रमुख परंपरागत जल स्रोत है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना नौला जाह्नवी का नौला है जो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना नौला पूछेगा तो जाह्नवी का नौला है, कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कहाँ? गंगोली हाट, ठीक है, GGLT में स्थित है, ठीक है। अन्य नौला में बालेश्वर का नौला, चंपावत का हथिया नौला प्रमुख है, ठीक है। दो अन्य और हैं जिसमें प्रमुख आपका बालेश्वर का नौला और चंपावत का हथिया नौला। आपसे पूछेगा कि हथिया नौला कहाँ स्थित है? चंपावत में है, ठीक है। और सबसे पुराना नौला पूछेगा तो जाह्नवी नौला है, कहाँ है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है, ठीक है। देखो धारा आप जानते हैं उत्तराखंड में बरसाती जल स्रोत को धारा कहते हैं, ठीक है। इस धारा को मंगरा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए मंगरा शब्द प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दे देगा आपके लिए। नौला हो गया, ठीक है, नल हो गया, ठीक है, गाड़, नदी, तालाब और धारा। तो मंगरा धारा के लिए क्या होती है? मंगरा धारा। मंगरा धारा एक जैसी साउंड आ रही है तो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में यह जल धारा सूखने के कगार पर पहुंच गई है। मल्ली प्रांत स्थित चूना धारा इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका धारा के बाद आता है पोखर। पोखर क्या होते हैं? यह भी उत्तराखंड का प्राचीनतम जल स्रोत है। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों होता है। यह संचय के लिए होता है। इसमें वर्षा का जल संचय किया जाता है, ठीक है। चाल खाल परियोजना आप जानते हैं। चाल खाल क्या है? उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से पानी रोकने के लिए बनाए जाने वाले तालाबों को चाल खाल कहा जाता है। यह पहाड़ियों की ढलान पर जल रोककर जल का संचय हेतु बनाया जाता है जिसे आप चाल खाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह क्या है? एक पारंपरिक जल स्रोत है, ठीक है, जो 10 से 12 मीटर चौड़े तथा 1 से 2 मीटर गहरे होते हैं। वर्तमान में इनका महत्व कम हो गया है। जो चाल खाल होते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, गड्ढे जैसे बनाए जाते हैं पानी के संचय के लिए, ठीक है। 10 से 20 मीटर की चौड़ाई इनकी होती है, 1 से 2 मीटर ये गहरे होते हैं, ठीक है। गाड़ और गधेरे से आप भली भांति परिचित हैं। गाड़, गधेरा यह भी एक प्रमुख परंपरागत जल स्रोत है जिसमें जल का संचय किया जाता है। वर्तमान में इसका भी महत्व कम हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने नौला पढ़ा, धारा पढ़ा, पोखर पढ़ा, चाल खाल पढ़े, गाड़ गधेरे पढ़े, ठीक है। ये प्रमुख क्या है? कुआओं के जल संचय करने या जल से संबंधित क्या है? शब्दावलियां हैं। अब जानेंगे सिंचाई के परंपरागत संसाधन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? उत्तराखंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई इशू है तो आप बताएंगे, नहीं तो हम रिवीजन करते हैं, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। तो जानते हैं सिंचाई के परंपरागत साधन क्या क्या हैं, ठीक है। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास गढ़वाल मंडल की तुलना में कुमाऊं मंडल में अधिक हुआ है, ठीक है। जो सिंचाई की सुविधाएं हैं गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में अधिक हुआ है बता रहा है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम सिंचित क्षेत्र क्रमशः उधम सिंह नगर, चावल बहुत होता है, गन्ना होता है, ठीक है, चमोली जिले आदि शामिल हैं, ठीक है। राज्य के परंपरागत सिंचाई के साधनों में गूल हो गया, नहर हो गया, नलकूप हो गया, हैंडपंप आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा विविध सिंचाई परियोजनाएं भी विद्यमान हैं, ठीक है। इनका विवरण इस प्रकार है। गूलें एवं पोखर द्वारा सिंचाई की बात करें तो गूलों का निर्माण प्रमुख प्राकृतिक गधेरों के पानी के संचय और सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है। गूल जो गधेरे होते हैं ना, गधेरे जैसे हम यहाँ बोल देते हैं शहर में नदी, तो नदी का छोटा भाई है गधेरा,
पहाड़ में उसे गधेरा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कर देते हैं कि गधेरे में कहीं भी क्या कर लेते हैं, तो पानी के संचय के लिए वो क्या कर लेते हैं, दीवार जैसी बनाई दी जाती है, उसका संचय किया जाता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2018 तक 30 से 535 किलोमीटर की सिंचाई गोल का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में पानी के तीव्र बहाव से गुलें प्रायतः क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस अवस्था में पोखर का निर्माण किया जाता है। इनमें वर्षा जल एकत्र किया जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में खाल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नहरों द्वारा सिंचाई तो कैसे होती है। राज्य में नदियों की अधिकता के बाद भी नहरों का विकास हो पाया है, क्योंकि यह प्रणाली खर्चीली है और उत्तराखंड की भू संरचना विषम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2018 तक सिंचाई विभाग के अधीन 2963 छोटी पर्वतीय एवं भावन नहरें हैं। नहरों एवं अन्य साधनों द्वारा सिंचाई का वर्णन निम्न है। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। जानते हैं ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल, इसकी स्थापना किसने करवाई, कब हुई, ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। सबसे पुरानी नहर कौन है, ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल हरिद्वार है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, हरिद्वार है। इस नहर का निर्माण किसने, चाचा लाल डलहौजी ने किया था, ठीक है। वहीं जिन्होंने क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति अपनाई थी, डलहौजी, ठीक है। राज्य हड़प नीति, ठीक है, मुझे पता ना, राज्य हड़प नीति के अनुसार सबसे पहले किस राज्य को इसने हड़पा था, तो किसे, सतारा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसने लाल डलहौजी ने क्या किया, इस नहर का निर्माण करवाया। किस नहर का, ऊपरी गंगा नहर का। कब, 1842 से 1854 ईस्वी के मध्य कराया था, ठीक है। इस नहर हरिद्वार में गंगा के दाहिने ओर से निकलकर कानपुर तक जाती है। इस नहर के द्वारा हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो आपने ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नहर के बारे में जाना। दूसरी है पूर्वी गंगा नहर, ठीक है। यह नहर हरिद्वार के नवनिर्मित भीमगोड़ा शीर्ष के बाईं ओर से निकलती गई और इसकी लंबाई 48.55 किलोमीटर तथा क्षमता 137.4 क्या है, क्यूसेक है, ठीक है। पानी को क्यूसेक में मापा जाता है। चंदोक, ठीक है, चंदोक, नगीना, नहटोक हो गया, नजीबाबाद एवं अलवारपुर इस नहर से निकाली गई प्रमुख शाखाएं हैं। इन शाखाओं से हरिद्वार तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर तथा मुरादाबाद को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर पढ़ा हमने, पूर्वी गंगा नहर पढ़ा। तीसरी आपके लिए है शारदा नहर, ठीक है। यह नहर उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत जिले के बनबसा से निकाली गई है, ठीक है। शारदा कहाँ, बनबसा से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण 1928 में शारदा काली नदी पर हुआ है। इस नहर प्रणाली में चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के साथ उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई सुविधा प्राप्त की जाती है, ठीक है। शारदा नहर भी जान चुके हैं। अब जानते हैं रामगंगा नहर, तो कालीगाड़, ठीक है, कालागढ़ बोलते हैं जिसे, पौड़ी गढ़वाल के पास बांध बनाकर निकाली गई लगभग 3200 किलोमीटर लंबी नहरों की श्रृंखला से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश को सिंचाई की सुविधा प्राप्त कराई जा रही है, ठीक है। भीमताल आप परिचित हैं, भीमताल से, यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। इसके कई छोटी नहरें इससे निकाली गई हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कुमाऊं की, भीमताल है। इससे कई अन्य छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। ये नहरें नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सहायक हैं, ठीक है। जमरानी बांध आप जानते हैं, यह बांध उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों के सिंचाई की सुविधा करता है। जमरानी बांध है, ये किस नदी पर प्रस्तावित है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगर बनना है प्रोवर्जन तो मेरे साथ एक्टिविटी करना पड़ेगा कि जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। नानक सागर बांध की बात करूं तो यह बांध नैनीताल से निकलने वाली नहटोर नदी पर स्थित है, ठीक है। इस नहर का नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों की सिंचाई के लिए ये क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है टिहरी बांध, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इस परियोजना का शिलान्यास कब हुआ, वर्ष 1978 में हुआ, लेकिन वर्ष 2006 में इस परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसका शिलान्यास तो हुआ 1978 में, लेकिन बिजली का उत्पादन 2006 से इसमें प्रारंभ हुआ। इस बांध को भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना की नदियों के संगम पर बना है आपका टिहरी बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो कितना 260
260.5 मीटर ऊंचा बांध है। कितना? एशिया का सबसे बड़ा 260.5 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इस परियोजना में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसमें राज्य के टिहरी, पौड़ी, देहरादून तथा हरिद्वार जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी है। तो टिहरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट और आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत विरोध किया था इस बांध के बनने के लिए, ठीक है। और तो इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है टिहरी बांध। एशिया का सबसे बड़ा है, 260.5 मीटर ऊंचा है। शिलान्यास 1978 में हुआ। 2006 से इसमें विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ और इसका 3 फेज में विद्युत उत्पादन होता है। टोटल 2400 मेगावाट का ये विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नलकूपों द्वारा सिंचाई की बात करूं तो राज्य में शिवालिक से दक्षिण तक दून क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नलकूपों में गढ़वाल क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र में 5.57% भाग की है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 4.57, ठीक है, 44.57% भाग पर सिंचाई की जाती है। कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिले में और गढ़वाल क्षेत्र के हरिद्वार जिले में नलकूपों का विस्तार अधिक है। वर्ष 1985 में राज्य में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाएगी। आपसे पूछ लेगा कि बोरिंग योजना किसके लिए चलाई गई? तो निःशुल्क सिंचाई के लिए बोरिंग योजना चलाएगी, ठीक है। हैंड पंप द्वारा सिंचाई की बात करूं तो राज्य में हैंड पंप भी सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, किंतु इसकी मात्रा कम है। सरकार हैंडपंप एवं नलकूपों को एक साथ समाहित कर कार्य योजना पूरा करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है ड्रिप तथा स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। तो यह सिंचाई व्यवस्था कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए उत्तम है। इस तकनीक में स्प्रिंकलर, ठीक है, के माध्यम से पौधों में जल आपूर्ति की जाती है। राज्य की औद्योगिक फसलों के लिए यह तकनीकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जानेंगे उत्तराखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। 2020 और 21 का संकलन है और जनगणना भी आपको पता है। जनगणना कब हुई थी इससे पहले आप मुझे बताना, फिर कोरोना की वजह से जनगणना पेंडिंग आपकी रह गई थी, ठीक है। तो देखो बात करूं तो यह योजना, देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना तथा कृषि उपकरणों हेतु सब्सिडी प्रदान करना था। इस योजना में 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार अनुदान देती है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य में इस योजना के तहत 29 करोड़ 78 लाख की योजनाओं को अनुमोदित किया गया था, ठीक है। हर खेत को पानी, जैसे आपका अभी हर घर जल, ठीक है, हर घर जल है, वैसे हर खेत को पानी, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत नए जल स्रोतों का विकास करना, जल वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा जल प्रबंधन करना आदि शामिल होता है। यह जल संचय को बढ़ावा देता है, ठीक है। कुछ अन्य योजनाएं हैं। इसके अलावा राज्य सरकार किसानों के लिए सूचना एवं परामर्श कृषक कवच योजना संचालित करती है, जो किसानों की कृषि कार्य में सहायता करती है, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ के किसके बारे में, खनिज के बारे में, जल संसाधन के बारे में हमने जान लिया है। अब जानेंगे किसके बारे में, उत्तराखंड में हम खनिज के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जल संसाधन के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपके मस्तिष्क में खनिजों के बारे में आज तक आपने, ठीक है, आपने छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, बोकोरो हो गया, ठीक है, झरिया हो गया, और क्या क्या हो गया बताओ मुझे फटाफट, भिलाई हो गया, ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। लेकिन आज अब सुनने वाले हो उत्तराखंड में खनिज संसाधन के बारे में। आज अपने राज्य के बारे में आप ज्ञान लोगे, ठीक है। अपना राज्य से ज्ञान आपको होना चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आइए परिचर्चा करते हैं उत्तराखंड के खनिज के बारे में, क्या क्या यहाँ पाया जाता है, कहाँ यहाँ पाया जाता है। तो खनिजों की अगर हम बात करें तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। उत्तराखंड के खनिज संसाधन बिहार एवं उड़ीसा जैसे राज्यों की सीमा की भांति संपन्न नहीं है। जैसे बिहार क्या है, खनिजों में संपन्न है, ठीक है, वैसे ही उत्तराखंड नहीं है, ठीक है। यूपी आपको पता है, ठीक है, वैसे ही क्या हमारा उत्तराखंड खनिजों में संपन्न नहीं है। हाँ, कुछ स्थानों में यहाँ खनिज संसाधन पाया जाता है। उसमें खड़िया हो गया, रॉक फॉस्फोरेट हो गया, ठीक है, फास्फोराइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, गंधक हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, और आपका वो पाथर
पाथर हो गया, ठीक है, और कुछ खनिजें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। देखो खनिज संसाधन में राज्य में शिवालिक, लघु हिमालय के शैल, दूनों तथा नदी घाटियों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से हिमालय में? लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ठीक है। दून क्षेत्रों में, नदी घाटियों में कुछ प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कैसे खनिज? राज्य में खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण आदि के लिए भू तत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय का गठन किया गया था, ठीक है। खनिजों के खनन से संबंधित प्रमुख संस्थान भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में स्थित है। प्रमुख खनिज पदार्थ बात करूं तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला आपका चूना पत्थर, ठीक है। तो उत्तराखंड में चूना पत्थर के प्रमुख जिले, ठीक है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली। यह सीमेंट उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का पत्थर है, ठीक है। चूना पत्थर से क्या? सीमेंट उत्पादन के लिए, ठीक है। आज आप देखते हो जंग रोधक, ठीक है, सीमेंट, आपने एसीसी सीमेंट, ठीक है, अंबुजा का बाप आ गया, तो ऐसे ही सीमेंट तो किससे? चूना पत्थर से बनाए जाते हैं, ठीक है। देहरादून के कहाँ? मंदरम तथा बारकोट क्षेत्र में अच्छे किस्म के चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है। देहरादून में भी कहाँ? मंदारम तथा बारकोट के क्षेत्र में अच्छा चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। मसूरी, ऋषिकेश में क्रीम रंग के कठोर व भारी चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर चमोली के पीपला कोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। सर्वोत्तम कोटि का चूना पत्थर कहाँ? चमोली के पीपल कोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर, जिसे आप मार्बल कहते हैं, ठीक है, जिसका आपने अपने क्या बताओ मुझे, संगमरमर का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उत्तराखंड में संगमरमर मुख्यतः देहरादून, टिहरी में पाया जाता है, ठीक है। देहरादून में मसूरी के नज़दीक संगमरमर के 4 मिलियन टन भंडार है। कितना है? मसूरी के नज़दीक संगमरमर करीब इसका भंडार पाया गया है, आका गया है कि 4 मिलियन टन भंडार है, ठीक है। चमोली जिले के अलकनंदा घाटी तथा बिरही गंगा घाटी में संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेसाइट आपको पता है अल्मोड़ा में आता था, अब बागेश्वर के कहाँ? काफलीगैर ताकुला से आगे आप जाएंगे काफलीगैर, तो वहाँ मैग्नेसाइट के क्या है? भरपूर भंडार पाया गया है, ठीक है। उसी के साथ पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में ही आ जाता था पहले, ठीक है। बागेश्वर में भी आता है, अब तो आपका काफलीगैर बागेश्वर में आता है, बागेश्वर का है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? इसके मैग्नेसाइट के विशाल भंडार हैं। चमोली में भी है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में केवल उत्तराखंड राज्य का नहीं बल्कि देश का भी मैग्नेसाइट भंडार का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। आप कभी घूमने जाएंगे, मैग्नेसाइट काफलीगैर झिरौली फैक्ट्री भी है वहाँ पे, ठीक है। मैंने भी खुद वहाँ का सर्वेक्षण किया है, मैं भी गया था, ठीक है। जब मैं ITI करता था तो उसके दौरान मैंने कंपनी भी देखी है, वहाँ कंपनी लगी पड़ी है। बाकी जो मैग्नेसाइट के खान हैं ऊपर बड़े बड़े, ठीक है, काफलीगैर में, उनको भी मैंने अच्छे से आंका है, ठीक है। तो आपका ये इसके काफलीगैर में अच्छे से क्या है? भंडार है, ठीक है। अल्मोड़ा के झिरौली, देखो झिरौली अल्मोड़ा में पड़ता था लेकिन अब बागेश्वर में आ जाता है, ठीक है। काफलीगैर, झिरौली तथा पिथौरागढ़ के चंडाक में, ठीक है, मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार हैं। झिरौली और पिथौरागढ़ के चंडाक में, ठीक है। चमोली के पोखरी, तपोवन, जोशीमठ, देवलधार, पिंडर घाटी तथा मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। टाल के सोप स्टोन की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा जिले में टाल्क पाया जाता है। यह अत्यंत कोमल खनिज है, इसलिए इसका प्रयोग टेल्कम पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना है क्रीम पाउडर घिसने के लिए नहीं, ठीक है। जो क्रीम पाउडर, ठीक है, क्या है? सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है, साबुन लगाते हो, ठीक है। संतूर हैं, लक्स, ठीक है, और क्या क्या नाम है मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे जो लन्नर लड़कियां हैं उन्हें बहुत से साबुनों के नाम प्रकार हैं, 1-2 साबुनों के नाम मुझे आप बता देना, ठीक है। तो अत्यंत से यह कोमल खनिज है, इससे क्या जो सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, ठीक है, साबुन आदि इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है खड़िया चौक। उत्तराखंड में खड़िया मुख्यतः देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल तथा चमोली में पाया जाता है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के मसूरी के समीप महागांव और कियारकुली खड़िया के प्रमुख क्षेत्र है। देहरादून में भी कहाँ? मसूरी के पास अगर आप जाओगे एक गांव पड़ता है महागांव, एक पड़ता है कियारकुली, वहाँ खड़िया के क्या है? प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ भी खड़िया में कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। खड़िया में क्या? कैल्शियम प्लस सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ठीक है। देहरादून में लक्ष्मण झूला के समय नीट गांव व सीत नाला तथा टिहरी में सोन नदी के किनारे स्थित रंगार व रीरा गांव की खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर बात करूँ रॉक फॉस्फेट की तो देहरादून और टिहरी के मसूरी, दूरमाला, किमोई और मसराना, माल देवता एवं चमसारी
ठीक है। चमसारी क्षेत्र नैनीताल जिले में रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ फॉस्फोराइट की बात करूँ तो उत्तराखंड के टिहरी, ठीक है, और क्या रंजगेव क्षेत्र हो गया देहरादून जिला में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। डोलामाइट कहाँ पाया जाता है? टिहरी में, पिथौरागढ़ में, देहरादून के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इस खनिज का उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, तेजाब तथा प्लास्टर आदि पेरिस में, प्लास्टर और पेरिस बनाने के लिए डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। गंधक क्या है? सर्वप्रथम 1957 में नंदप्रयाग से 50 किलोमीटर दूर स्थित रूपगंगा घाटी के सुदौल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण मिले थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त देहरादून में गंधक पाया जाता है। देहरादून के सहस्त्रधारा जलप्रपात का जल गंधक युक्त है, जिसमें स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं गंधक के कारण, ठीक है। बेराइट्स एवं एंड्रालुसाइड, ठीक है, एंड्रालुसाइड ये क्या है? उत्तराखंड में देहरादून जिले में बेराइट्स एवं एंड्रालुसाइड खनिजों का प्रचुर मात्रा में भंडार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम। उत्तराखंड में जिप्सम मुख्यतः देहरादून, धपीला क्षेत्र, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल के क्षेत्र, कहाँ खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, नैनीताल, खुरपाताल, नैनीताल, मझरिया में पाया जाता है जिप्सम, ठीक है। देहरादून में कियारकुली व भाटा गांव के आसपास तथा अल्मोड़ा में भी जिप्सम पाया जाता है। लोहा की बात करो तो उत्तराखंड में लोहे के निक्षेप नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिलों में पाए जाते हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी और रामगढ़ के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है। अगर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का प्रकार आया है तो सबसे उत्तम कोटि का लोहा कौन सा है? मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। प्रो वर्जन बनना है, एक्टिविटी आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो देखो गढ़वाल मंडल में लोहे के प्रमुख क्षेत्र चांदपुर पट्टी, ठीक है, राजबुंगना हो गया, कालीफाट हो गया, दूधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव, दसोली आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका तांबा। तांबा आपका पता है आपको, ठीक है। तांबा की बात करो तो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, चमोली, नागनाथ पोखरी, धमेथी, धनपुर, मोहनखाल क्षेत्र में भी तांबा पाया जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की ताम्र नगरी कहा जाता है। अगर यहाँ पाया जा रहा है ताम्र की अधिक भंडार है तो तभी तो इसे ताम्र नगरी कहा जाएगा। अगर यहाँ तांबा नहीं मिलता तो क्या इसे ताम्र नगरी कहा जाता है? अगर इसे बाल मिठाइयों का घर कहा जा रहा है, इसे विवेटेश्वर नगरी कहा जा रहा है तो ताम्र नगरी कहा जाए तो ताम्र के यहाँ पे क्या उपयुक्त क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं, ठीक है। शीशे की बात करूँ तो पिथौरागढ़, चंडाक, देवलगढ़, रालम तथा भैंसखाल, अल्मोड़ा, राई, चैनी पानी और बिनौना क्षेत्र तथा बिनौना आपका बागेश्वर में पड़ता है, तथा देहरादून, टोंस नदी घाटी, कुमा, बुरेला और मुघेला, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी जिलों में शीशा पाया गया है। अल्मोड़ा जिले में पट्टी खराही के कच्चे शीशे की विस्तृत खोज की गई, जबकि गढ़वाल में धानपुर तथा खार स्थानों में खोज का प्रारंभिक कार्य किया गया, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करूं तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिणी पूर्वी नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में ग्रेफाइट पाया गया है, ठीक है। देखो पाथर और पटाल की बात करूं, ठीक है, जिसे आप घरों के छत में बनाते थे। प्राचीन समय में आपने पाथर वाले मकान देखे हैं तो वही पटाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ? अल्मोड़ा जिले में उत्तम प्रकार के पाथर या पटाल मिलते हैं, ठीक है। सोना कहाँ मिलता है? शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में होती है सोना, ठीक है। सोना पाना है तो जाओ शारदा नदी और जाओ रामगंगा नदियों के रेत में ढूंढो सोना, ठीक है। अलकनंदा और पिंडन नदी में भी बालू के कणों में मिलता है सोना, ठीक है। देखो कोई मत भाग जाना सोना पाने के लिए, ठीक है। लड़कियों को सोने से बड़ा प्यार है, ठीक है, तो मत चले जाना अलकनंदा, पिंडन, मत चले जाना शारदा, रामगंगा, ठीक है। सोने के ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे तुम सोने की, ठीक है। चांदी की बात करूं तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुछ मात्रा में चांदी पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करूं तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में क्या यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं, ठीक है। असबेस्टस की बात करूं तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, कांधेरा तथा अल्मोड़ा जिलों में असबेस्टस प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्टेटेटाइट बोलूं तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्टेटाइट का अल्प मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। खनिज के बारे में जाना, अब जानेंगे किसके बारे में? ऊर्जा व जल विद्युत संसाधन के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जल नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, जो सिंचाई के साथ जल विद्युत की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत है। इन प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। ऊर्जा व जल विद्युत संसाधन, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, इस बांध का निर्माण वर्ष 1978 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। यह परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर निर्मित है। इस राज्य की सबसे बड़ी पूछेगा क्या जल विद्युत परियोजना, तो इसमें क्या प्रायतः सुरंग
प्रणाली रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ने टिहरी बांध के निर्माण के लिए टिहरी जल बांध निगम का गठन 1989 में किया गया था। ठीक है, आगे परिचर्चा करते हैं। इस परियोजना में 2 चरण थे। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध का जल विद्युत परियोजना का पूरा किया गया और दूसरा में भी 1000 किया गया था। ठीक है, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट व कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना का कार्य पूरा किया गया था। इस परियोजना में देश में बिजली आपूर्ति, सिंचाई, पर्यटन विकास तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। ठीक है, आपसे पूछेगा टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर है। इंपोर्टेंट है, 2 फैक्ट बन गए हैं, की लगा लेना। ठीक है, टिहरी बांध का परियोजना का वास्तविक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर हो गया और इसका स्थानीय नाम पूछेगा तो सुमन सागर हो गया। ठीक है, इस परियोजना के अनुसार 260.5 मीटर ऊंचे मिट्टी व पत्थर से निर्मित बांध का निर्माण किया गया। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व में इसे 8वां सबसे ऊंचा, देखो एशिया में सबसे बड़ा पहला है और विश्व में 8वां है। ठीक है, इस परियोजना में राष्ट्र का इस परियोजना को इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखो टिहरी बांध परियोजना है, इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इसके डिजाइन करता कौन थे? प्रोफेसर जेम्स ब्रून है। कौन है? किसने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। ठीक है, इसकी अनुमानित आयु कितनी बताई गई है तो मुझे बताना, 161 वर्ष बताई गई है। और देखो 161 वर्ष में भी गाद लगने के कारण इसकी जो आयु है 61 वर्ष सीधे कम कर दी गई है, जिससे 100 वर्ष इसकी अनुमानित आयु है। ठीक है, इस परियोजना से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, देखो इस परियोजना में कुल 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस परियोजना में 6.04 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के स्थानीयकरण के अतिरिक्त 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का विकास हो पाया है। इस परियोजना में दिल्ली के 40 लाख लोग, ठीक है, प्रतिदिन 300 क्यूसिक तथा उत्तर प्रदेश के 200 क्यूसिक पेयजल उपलब्धता संभव हो गया। ठीक है, जो टिहरी बांध है ये दिल्ली में 40 लोगों को प्रतिदिन क्या करता है? 300 क्यूसिक की जल उपलब्ध करवाता है और उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसिक का क्या करता है? पेयजल उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस परियोजना से जहां स्थानीय लोगों का रोजगार प्राप्त है वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की कमी हो पाई है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण परियोजना में देश के प्रतिवर्ष कितना 2000 करोड़ का लाभ तथा उत्तराखंड के रॉयल्टी के रूप में कुल उत्पादन का 12% बिजली मुक्त से मिलती है। ठीक है, परियोजना का विस्थापन एवं पुनर्वास की बात करूं तो इस परियोजना के निर्माण काल से अब तक 1 लाख लोगों का निवास स्थान प्रभावित हुआ है। इन निर्वासितों के पुनर्वास के लिए कितना 582 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इस परियोजना में टिहरी शहर 1815 में स्थापित व आसपास के 39 गांव पूर्ण रूप से और 86 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। ठीक है, टिहरी शहर में लगभग 529 परिवारों को नव स्थापित नगर नई टिहरी मूल शहर से 2.4 किलोमीटर दक्षिण तथा देहरादून एवं ऋषिकेश में बसाया गया था। ठीक है, इस नदी अगर इस परियोजना की विरोध की बात करूं तो यह जोन 5 भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है। ठीक है, महान टियर फास्ट पर स्थित है। ठीक है, इस कारण रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। यद्यपि इस बांध की आयु 160 वर्ष बताया गया है, लेकिन गाद लगने के कारण इसकी आयु 61 वर्ष सीधे कम हो गई है। इस प्रकार बांध की लागत लाग अनुपात से वृद्धि कम है। ठीक है, तो ये परियोजना क्या हमने टिहरी के बारे में जान रहे हैं, इंपोर्टेंट है। इस परियोजना का सर्वप्रथम विरोध टिहरी गढ़वाल की रियासत के राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। ठीक है, टिहरी जो बांध है इसका विरोध सबसे पहले क्या मुझे बताना है किसने किया था? तो गढ़वाल रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। वर्ष 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी बांध का विरोध समिति का गठन हुआ। बांध विरोधी समिति से चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा तथा वीरेंद्र सकलानी भी जुड़े हुए थे। सकलानी ने समिति की ओर से 1979 में बांध निर्माण के विरोध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1991 में समिति ने धारण कर लिया और 76 दिनों तक बांध निर्माण को इन्होंने रोका रखा था। ठीक है, तमाम विरोधों के बाद भी बांध निर्माण का कार्य जारी रहा और अंततः वर्ष 2006 में इसका कार्य क्या हो गया? प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो टिहरी बांध बनने में कितनी अड़चने आई, कितनी विरोध हुआ और अंत में क्या हुआ? 2006 में इसका
निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है आपके लिए धारचूला पनबिजली परियोजना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धौलीगंगा नदी पर 280 मेगावाट की पनबिजली परियोजना वर्ष 2005 में शुरू की गई, धारचूला पनबिजली। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत का 12% भाग जल को निःशुल्क वर्षा के जल क्या करता है, प्रदान किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है। आपसे पूछेगा कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है, तो धारचूला में पनबिजली परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना से उत्पादित विद्युत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा बिहार को भी उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना का बांध 56 मीटर ऊंचा तथा 317 मीटर लंबा, जिसका निर्माण कंक्रीट फेज किसे रॉकफिल डैम तकनीक से किया गया है। इस बांध का निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कराया गया था। ठीक है, क्या होता है रन ऑफ द रिवर तकनीक, तो वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं से अधिकतर सुरंग प्रणाली अर्थात रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में नदियों का प्राकृतिक मार्ग के स्थान पर सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता तय करती हैं। इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है तथा गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध परियोजना। तो कोटेश्वर बांध कहाँ, टिहरी जिले के भागीरथी नदी पर निर्मित है। वर्ष 2000 में इस परियोजना को अनुमति प्राप्त हुई है और 27 मार्च 2011 को इसका पहला चरण प्रारंभ किया गया। यह बांध 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। तो चमोली जिले के अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया गया था। इसमें उत्पादित बिजली 88% उत्तर प्रदेश सरकार को तथा शेष 12% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलती है। नेक्स्ट है धौलीगंगा परियोजना। तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा पिथौरागढ़ में धारचूला में 26 किलोमीटर दूर छिरकला गांव के पास स्थित धौलीगंगा नदी पर 280 मेगावाट की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना निर्मित की गई है। ठीक है, इसमें कितना 70 मेगावाट क्षमता की 4 फ्रांसीसी टर्बाइनें लगाई गई हैं। ठीक है, 70 मेगावाट की 4 क्षमता की चार क्या लगाई हैं, फ्रांसीसी टर्बाइनें लगाई गई हैं। नेक्स्ट आपका मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना 1960 के दशक में बनाई गई। वर्ष 1984 में इसके प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया। यह परियोजना उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इसकी विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। इस परियोजना के अंतर्गत 2008 में धासुर पावर स्टेशन को प्रारंभ किया गया, जिसकी विद्युत क्षमता 304 मेगावाट है। ठीक है, आपके लिए आज का अंतिम टॉपिक है उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि समस्याएं। ठीक है, तो बताएंगे उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि समस्याएं कौन कौन सी है। तो उत्तराखंड में 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा 90% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण खेती में अनिश्चितता बनी रहती है। देखो, पर्वतीय भाग के किसानों के छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें भूमि एवं संरक्षण के उपाय सकल नहीं होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के कानून भूस्खलन तथा समस्या बनी रहती है। अधिक वर्षा के कारण भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक वर्षा से फसलों को क्षति होती है अथवा उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि समस्या पाई जाती है। तो उत्तराखंड के हमने प्रमुख जल स्रोतों के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण था उन सभी तथ्यों के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। देखो, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अभी आप संलग्न हो जाइए यूके टीचिंग परीक्षा के YT चैनल पर। बाकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, चाहे उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, यूके SSC हो जाए, यूके PSC हो जाए। ठीक है, आपका क्या हो जाए, LT एग्जाम हो जाए, लोअर PCS हो जाए, अपर PCS हो जाए, वीडियो VPDO, ठीक है, पटवारी हो जाए, तहसीलदार हो गया। ठीक है, आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड, SI, स्केलर, कांस्टेबल, वन गार्ड, वन रक्षक जो भी एग्जाम होता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही अपने सपनों को साकार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक निःशुल्क में फ्री और क्या एक अच्छे लेवल के कंटेंट विथ निःशुल्क फ्री PDF के साथ हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने 10 मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा जो ये मेहनत है, हमारी जो कोशिश है, हमारी जो एफर्ट है दिन रात आपके लिए, उसको साकार बनाने की कोशिश आप करेंगे। थैंक यू सो मच।